जिंदगी की सबसे बड़ी जंग खुद से है। जब जीत लो इसे, जिंदगी शुरू ही तब से है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप लोग पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात। और अनुपात समानुपात का आज यह मेरा तीसरा क्लास है। तो चलिए फटाफट प्रश्न देखते हैं। 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824 है। संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, इसमें अनुपात में दिया हुआ है दो संख्या और इसका जो घन का योग होगा 5824 होगा। तो संख्याओं का योग बताना है, संख्या बताना है। यह संख्या का अनुपात दिया हुआ है, संख्या नहीं दिया हुआ है। तो देखिएगा संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी अनुपात में दिया होगा उसको क्या करेंगे, संख्या मानेंगे। कि माना संख्या बराबर 3x तथा 4x। ठीक है, 3x और 4x कहां से लिए हैं? अनुपात से लिए हैं। 3:4 के मतलब 3x हो गया और दूसरा संख्या 4x हो गया। एक संख्या 3x हो गया है और दूसरा संख्या 4x हो गया। अब इसके घनों का योग 5824 है। तो प्रश्न के हिसाब से चलिएगा कि प्रश्न से इसके घनों का योग 3x का घन कर लीजिए और प्लस 4x का घन कर लीजिए। ठीक है, घन समझते हैं। अगर वर्ग बोलता है यहाँ पे, घन ना बोल के वर्ग बोलता तो यहाँ पे 3 की जगह 2 लिखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पावर में 2 होता है तो उसको वर्ग पढ़ते हैं और जब पावर में 3 होता है तो घन बोलते हैं। ठीक है, तो घनों का योग, वर्गों का योग नहीं, इसीलिए हम 3x के पावर 3 और 4x के पावर 3 कर दिए हैं। अब इन दोनों का जो योग होगा, इनके घनों का योग 5824 हो जाएगा। 5824 यह प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 3 का क्यूब कीजिएगा, 3 का घन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27x क्यूब और प्लस 4 का घन कीजिएगा तो 64x के पावर 3 बराबर 5824। ठीक है, 27 और 64 को जोड़ लीजिए। 7 4 11 की 1 और 6 2 8 8 और 1 9, x के पावर 3 बराबर 5824। चलिए x के पावर 3 बराबर 5824 बटा में 91। ठीक है, 91 से 5824 कितना बार में कटेगा? तो ये 64 बार में कटेगा। ठीक है, 64 बार में ये कट जाएगा। तो x के पावर 3 बराबर अगर 64 है तो x बराबर क्या होगा? किसका, किस संख्या का? आप देखिएगा कि किस संख्या का क्यूब 64 होता है। तो 4 का क्यूब कीजिएगा ना तो 64 के बराबर होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 4। अब 4 को क्यूब कर लेंगे तो 64 आ जाता है। 4 के क्यूब 64 होता है। कैसे? देखिएगा, 4 में 3 बार गुना कीजिए। 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 होता है ना। इसीलिए अब x बराबर 4 हो गया है। ठीक है, अब आपको x का मान पता चल गया है कि 4 है और संख्या क्या है? 3x है और 4x है। अब आपको क्या बताना है? संख्या बताना है। अब आपको संख्या भी तो बताना है। यहाँ तक x का वैल्यू पता चल गया है कि 4 आया है। तो देखिएगा संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इधर से देखिएगा। अब संख्याएं बराबर, इसको इधर कर लेंगे। ठीक है, अब संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं बराबर हो जाएगी 3x और 4x है। ठीक है, तो 3x में 3 में 4 से गुना कर दीजिए और 4 में भी 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि x का वैल्यू 4 आया हुआ है। तो यहाँ क्या हो गया? 12 हो गया है ना, और यहाँ पे 16 हो गया है। तो 12 और 16। अब प्रश्न में बोल रहा है कि संख्याओं का योग कितना होगा। आपको पहला संख्या 12 और दूसरा संख्या 16 पता चल गया है, आपसे योग पूछ रहा है। तो 12 और 16 को आपस में जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 6 2 8 और 1 1 2 28। तो इसका आंसर 28 है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए क्या किए हैं कि अनुपात में दिया है कि 3:4 के अनुपात में दो संख्या है। संख्या नहीं दिया है, संख्या का अनुपात दिया है। एक्चुअली संख्या कौन है? तो संख्या देखिए ये है, 12 है और 16 है। 12 का क्यूब कीजिएगा और 16 का क्यूब कीजिएगा और दोनों का आपस में जोड़िएगा तो 5824 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपसे संख्या का अनुपात दिया था, संख्या नहीं दिया था और हमको संख्या ज्ञात करना पड़ा। तो संख्या एक आया 12 और दूसरा आया 16 और इन दोनों का योग करना था।
प्रश्न में बोला है कि संख्याओं का योग बताएं, ठीक है। तो जब संख्या आ गया है तो इसका योग कर दिए हैं तो 28 आ गया है ना। यह जो अनुपात दिया हुआ है ना, यह 3:4 दिया हुआ है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसको घटाइएगा, 12 और 16 को अनुपात में रख लीजिए। इसको घटाइए, 4 से 4 चौका 16, 4 3 12, 3:4 आया। तो इसी संख्या का अनुपात 3:4 यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 3:4 है। उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है। तब तीनों संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। इसमें जो है पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 दिया है और दूसरी तथा तीसरी का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और उनमें बोल रहा है कि पहली तथा तीसरी का गुणनफल जो है किसका अनुपात का, पहला अनुपात और तीसरा अनुपात का गुणनफल 2400 है। तब तीनों संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। आपको तीनों संख्या ज्ञात करना है, फिर उसको योग बताना है, जोड़ देना है। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि अनुपात जो दिया हुआ है 4 अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे 2 अनुपात और यहाँ पे 2 अनुपात, 4 अनुपात है लेकिन संख्या क्या है, 3 ही है। तो इसमें सबसे पहले पहला अनुपात यहाँ पे, दूसरा अनुपात यहाँ पे और तीसरा अनुपात यहाँ पे हम ऐसे दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहली तथा दूसरी का अनुपात कितना है, 8:3। चलिए 8:3 लिख लीजिए पहली और दूसरी के नीचे। जो जैसे दिया है उसको वहां लिखेंगे। पहला अनुपात 8 और दूसरा अनुपात 9 प्रश्न में दिया है। अब आगे दे रहा है कि तथा दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 3:4 है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा अनुपात 9 दिया था और यहाँ पे अगला स्टेप में दूसरा अनुपात क्या बोल रहा है, अगला स्टेप में इसका दूसरा अनुपात 3 हो जा रहा है, ठीक है। अगला में है कि 3 और 4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि दूसरा तथा तीसरा अनुपात 3:4 है। तो दूसरा के नीचे 3 और तीसरा के नीचे 4। अब इसको देखिए, जब इस तरह से अनुपात देगा, पहला दूसरा फिर दूसरा और तीसरा, है ना, तो उसको तीनों अनुपात को अलग अलग आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। उसके लिए यही तरीका होता है कि इससे इसमें गुना, फिर इससे इसमें गुना, जैसे इसको इस इधर से गुना कर लीजिए 3 को 8 में और फिर इसी 3 को 9 में गुना कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट में ये जो किनारे वाला बचता है इसको अकेले इधर से गुना किया जाता है, इसको इसमें कर लेंगे। चलिएगा 8 3 का 24 हो जाएगा और 3 में 9 से कर दीजिएगा तो 27 हो जाएगा। और बाकी कौन बच रहा है, ये दोनों में तो 3 से गुना हो गया है, अब सिर्फ 4 बच रहा है। तो 4 से इन दोनों में गुना नहीं होता है, सिर्फ इसमें होगा किनारे वाला में। तो 9 चौका 36, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहला दूसरा और तीसरा का साफ साफ अनुपात पता चल गया है। पहला अनुपात 24 है, दूसरा 27 है और तीसरा क्या है 36 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों अनुपात पता चला है ना, ये कुछ बड़ा है, ठीक है। और ये सब कटने वाला है। अगर कटने वाला है तो उसको छोटा कर लेते हैं, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाते हैं, ठीक है। तो ये 3 से कट रहा है, 3 से 3 8 24, 3 9 27 और 3 से फिर 12 3 36, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, ये 3 से तीनों कट गया है। जब तीनों कटता है तभी कटाएंगे। तो अब नया अनुपात हमको पता चला है, क्या है, तो नया अनुपात हो गया है 8:9:12। अब जब अनुपात हमको पता चल गया तो इसको संख्या में बदल लेंगे कि माना संख्याएं बराबर 8x 9x तथा 12x, ठीक है। अब प्रश्न में आपको बोल रहा है कि पहला और तीसरा अनुपात का गुणनफल 2400 है, प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। इधर से देखिएगा प्रश्न से, पहला और तीसरा अनुपात का गुणनफल, पहला और तीसरा का गुणनफल 2400 है। तो पहला संख्या कितना हो गया, 8x हो गया है और तीसरा संख्या है 12x बराबर 2400, है ना। तो 12 96 x स्क्वायर बराबर 2400। अब 96 से 2400 को काटिएगा कितना बार में कटेगा देख लीजिए, 12 8 96 और 12 दूना 24, 200 बार में कटा। फिर 8 से इसको काटिए, 8 दूना 16 और 8 5 40, है ना। तो x स्क्वायर बराबर 25 आ गया है और x का वैल्यू हो जाएगा कितना, x का वैल्यू हो जाएगा 5, है ना। अब आपको बताना है कि तीनों संख्याओं का योग। तो सबसे पहले आप संख्या प्राप्त कीजिए, तीनों संख्या पता कीजिए कहाँ है तीनों संख्या। तो एक है 8x, दूसरा 9x
और तीसरा 12x है, ठीक है ना। तो 8 में अब x का मान 5 आ गया है, तो यहां से देखिएगा अगर x के जगह पे हम 5 रखते हैं तो 8 5 40 हो जाएगा एक संख्या। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ भी x के जगह पे 5 रखिएगा तो 45 हो जाएगा, और यहाँ भी x के जगह पे 5 रखिएगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको तीनों संख्याओं का योग बताना है, तो यही संख्या को अब आप जोड़ लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 145। हाँ 145। तो इस तरह से संख्याओं का योग पता चल गया है। क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अनुपात दिया हुआ था इसमें, तो तीनों अनुपात को पहला दूसरा और दूसरा तीसरा दिया हुआ था, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो उसको पहला दूसरा और तीसरा अनुपात में चेंज कर लिए। अब जब अनुपात आ गया है तो इसको संख्या मानते हैं, इसमें x को लगा करके माना संख्या है बराबर 8x 9x तथा 12x है। अब इन संख्याओं में एक शर्त दिया हुआ था, तो उनमें पहली और तीसरी का गुणनफल जो है 2400 के बराबर है, ठीक है। तो पहला अनुपात और तीसरा अनुपात में गुना किए हैं जो कि 2400 के बराबर है। इस तरह से x का वैल्यू यहाँ से 5 आया। जब x का वैल्यू 5 आ गया है और पहला संख्या 8x है, वह संख्या एक्चुअली में हो कितना जाएगा, 40 हो जाएगा। दूसरा संख्या 9x बराबर 45 हो जाएगा, और तीसरा संख्या 12x बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझिएगा 12x बराबर 60 क्यों, क्योंकि 12 में x से गुना किया गया है और x का वैल्यू 5 है, इसलिए हम 12 में अब 5 से गुना करेंगे। अब तीनों संख्याओं का योग कर लिए हैं, 145 आ गया है। यही आपको बताना था कि तीनों संख्याओं का योग बताएं। इस तरह से यह प्रश्न बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखेंगे, एक मिठाई का डब्बा A और B में 3-4 के अनुपात में बांटा गया। यदि A को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी, ठीक है। एक डब्बा मिठाई है और A और B में बांटा जाता है, और प्रश्न में दिया जा रहा है कि A को 36 टुकड़े मिलते हैं तो कुल मिठाई की संख्या कितना था, डिब्बा में कुल कितने मिठाई थे। और जो भी मिठाई थे, देखिए A और B में बांटा गया है और A को 36 मिला है और इसको पता नहीं कितना मिला है, लेकिन दोनों का अनुपात दिया है 3:4। इस जो संख्या है, इस मिठाई का संख्या जो है उसका अनुपात 3 है, और इसको जितना भी मिला होगा उसका अनुपात क्या है, 4 है, ठीक है ना। तो यही बताना है कि कुल मिठाई का योग, तो 36 प्लस यहाँ पता नहीं है, तो जितना आ जाएगा इसको लिख लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसको विस्तार से बनाते हैं। हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि A और B का जो मिठाई के संख्या का अनुपात दिया हुआ है उसको संख्या मानना होगा, या अनुपात को संख्या मानेंगे। माना मिठाई की संख्या बराबर 3x तथा 4x है। अब संख्या मान लिए हैं, और प्रश्न में आपको अब अगला टर्म दिया है कि यदि A को मिठाई के 36 टुकड़े मिले हों तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी। A को कितना मिला हुआ है, 36 मिला हुआ है, ठीक है। तो A को मिले मिठाई की संख्या बराबर 36, प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और A का अनुपात कितना है, 3 है। A के लिए कितना अनुपात है, 3 है। यह 36 जो संख्या है 3x के बराबर, संख्या बराबर संख्या, ये जो है कुल मिठाई की संख्या है और ये जो माना हुआ संख्या है, ठीक है। तो 3x किसका अनुपात है, 3x A का हो गया, A का, ठीक है, और 4x किसका हो जाएगा, B का। अगर 3x बराबर 36 अर्थात A को मिले मिठाई की संख्या बराबर 36, ठीक है। तो 3x बराबर 36 तो x बराबर कितना, 12 हो जाएगा। इसको 3 से काट दीजिएगा तो 12×3 36, अर्थात x का वैल्यू आ गया है 12। अब जब हमको x का वैल्यू 12 पता चल गया है और दोनों का संख्या हमको पता है कि 3x और 4x है ना। हमको क्या बताना है, कुल मिठाई की संख्या बताना है। तो A को तो पता है कि 36 है, लेकिन B का संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखिएगा कि B को मिले मिठाई बराबर 4x। B को कितना है, 4x है, B के लिए अनुपात है 4x, और 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 12, तो 12 चौक 48, ठीक है ना। 12 चौक 48 हो गया। अब कुल मिठाई की संख्या, कुल मिठाई बराबर 36 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा,
8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8। यही आंसर है। एक डिब्बे में कुल कितने मिठाई थे? तो 84 मिठाई थे, जिसमें से 36 मिठाई ए को मिला और 48 मिठाई बी को मिला। ठीक है ना। आपको प्रश्न में साफ साफ दिया हुआ है कि 36 पीस मिठाई ए को मिल गया है, तो बी को कितना मिला होगा, तभी तो हम बताएंगे कि कुल मिठाई कितना होगा। जब दो व्यक्ति में ही मिठाई बांटा गया है और ए को 36 मिल गया है, तो बी को नहीं पता है। अब जब बी वाला भी पता चल जाएगा तो दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि डिब्बे में कुल कितने मिठाई थे, है ना। तो 84 मिठाई थे। बी को कितना मिला? 48 मिठाई मिला। हम किए क्या है कि सबसे पहले संख्या मान लेते हैं, अनुपात को संख्या में चेंज कर लीजिएगा। माना संख्या 3x तथा 4x है, ठीक है ना। अब ए को जब और ए के लिए 3 अनुपात दिया हुआ है और बी के लिए 4 अनुपात दिया हुआ है, तो ए को जब 3x हम संख्या मान लेते हैं और इसको एक्चुअली में मिला कितना है? 36 मिठाई मिला हुआ है, तो 3x बराबर 36 लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से x का वैल्यू ज्ञात किए और x से 4 में गुना कर दिए, तो b का भी हिस्सा ज्ञात हो गया, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में जल्दी में कैसे बनाएंगे? ठीक है, b का हिस्सा ज्ञात करने के लिए देखिएगा इतना ही में बन जाएगा। देखिएगा कैसे। जब 3x बराबर 36 है, 3x बराबर 36, तो x बराबर 12 हो गया, तो x बराबर 12 है ना। अब b को कितना मिला? a को तो 36 मिला था, तो a से हम पता कर लिए कि 3x बराबर 36 लिख सकते हैं। इस चीज को समझ रहे हैं? इसको कैसे समझेंगे कि a के लिए जब अनुपात 3 दिया हुआ है और a के लिए मिठाई की संख्या जो है 36 दिया हुआ है, तो 3x बराबर 36 निसंकोच लिख सकते हैं। x बराबर 12 आ जाएगा और b के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? 48 हो गया, ठीक है ना। अब आपको कुल मिठाई की संख्या बताना है, तो कुल मिठाई की संख्या पहला के लिए 36 था और दूसरा को 48 मिल गया है, तो दोनों को जोड़ेंगे 84 नहीं हो जाएगा? इतना बहुत ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ से भी आपको बन गया है। यहीं से पकड़ा गया कि 3x बराबर 36, 3x बराबर 36, तो 3 से इसको काट दीजिएगा तो 12 3 36, 12 12 में कट गया। अब जब x का वैल्यू निकल गया है तो 12 में 4 से गुना कर दीजिएगा, 12 चौक 48, तो दोनों की संख्या को जोड़ेंगे, फिर डिब्बे में कुल मिठाई की संख्या पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, प्रश्न को सबसे पहले गहराई से समझने की जरूरत होती है, ठीक है। आप समझ जाइएगा तो उसको 2-3 तरीका से बना दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न है, राम अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम और शेष संपत्ति पुत्र को दी। यदि पुत्र को 64,000 रुपए मिले तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी? राम की वास्तव में संपत्ति कितनी थी, यही आपको बताना है। तो पता है नहीं कि कितनी थी, तो मान लेंगे कि माना राम की मूल संपत्ति बराबर x, ठीक है। राम की मूल संपत्ति x थी, जिसमें से x का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी को दे देता है और पत्नी के नाम देने के बाद शेष राशि कुछ बचता है, जिसका 3/5 भाग अपनी पुत्री को देता है और उसको देने के बाद भी कुछ बच जाता है जो कि अपने पुत्र के नाम छोड़ देता है, ठीक है ना। अब तीनों के नाम कुछ न कुछ उसको देना था। 1/3 भाग दिया अपनी पत्नी को और उसको देने के बाद 3/5 भाग अपनी पुत्री को देता है और बाकी जो बच जाता है पुत्र के लिए छोड़ देता है ना। तो यहाँ पे अलग अलग सबका निकाल लेंगे, है ना, कि पत्नी को कितना मिला और पुत्र को कितना मिला और पुत्री को कितना मिला। तो देखिएगा कि पत्नी का भाग पत्नी को कितना राशि मिला है, तो x का 1/3 अर्थात x/3, ठीक है ना। अब जो शेष बच जाता है उसका 3/5 भाग पुत्री को देता है। अब x/3 जो है पत्नी को दे चुका है, तो शेष कितना बचा होगा? शेष कुल राशि में से जितना भाग दे दिया है पत्नी को उतना को घटा दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए 100 रुपया है, हम किसी को उसमें से 5 रुपए दे दिए हैं, तो अब मेरे पास शेष कितना बचा हुआ है? कुल पैसा में से जितना दिए हैं उतना घटाना पड़ता है। तो कुल संपत्ति इसके पास 100 रुपया है ना, और 1/3 जो है पत्नी को दे चुका है, तो कुल में से जितना दे दिया है उसको घटा लेंगे तो बच जाएगा शेष। देखिएगा 3x माइनस x, तो 2x/3 शेष अभी इसके पास 2x/3 राशि बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अब पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पुत्री का भाग पुत्री को कितना देता है? पुत्री को देता है शेष का 3/5। प्रश्न पढ़िएगा कि शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री को देता है ना। तो शेष बचा हुआ कितना? 2x/3 और इसका 3/5 भाग किसको देता है?
अपनी पुत्री को देता है ना। तो 3 से 3 को काट लेंगे आप, 2x बटा में 5। देखिए पत्नी को कितना दिया x बटा में 3 और पुत्री को कितना दिया 2x बटा में 5। अब जो बचा सब किसके लिए है, पुत्र के लिए है। और पुत्र को कितना दिया है इस तरह से भिन्न में करके नहीं बताया है कि कितना दिया है, उसका सीधे अमाउंट दे दिया है, पैसा दे दिया है कि जो भी उसका शेष हिस्सा बच रहा है वो 64,000 है ना। तो आपको बता रहा है कि उसका कुल पैसा कितना था, कुल राशि कितना था, किसका, राम का। राम के पैसों में ये बंटवारा हो रहा है ना, तो राम का कुल संपत्ति कितना था यही आपको बताना है ना। तो पुत्र का भाग अब ज्ञात कीजिएगा। पुत्र का भाग बराबर, अब देखिए पत्नी को मिल गया है ना और पुत्री को मिल गया, दोनों को मिल गया, बचा किसका है, पुत्र को, है ना। तो कुल पैसा में से, कुल पैसा कितना है, x है। अब इस पैसा में से पत्नी का हिस्सा x बटा में 3 और प्लस 2x बटा में 5 क्या, पुत्र का हिस्सा, दोनों को घटा लेंगे, है ना। तो बच किसका जाएगा, आप पुत्र का बच जाएगा। अगर हम 3 व्यक्ति में पैसा को बांट रहे हैं, है ना, 10 रुपया मेरे पास पैसा है, कुल पैसा 10 रुपया है मेरे पास, और एक को 2 रुपया दे दिए और एक को 3 रुपया दे दिए, ठीक है ना। अब बाकी जो बचा वो तीसरा को हमको देना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि अब मेरे पास कितना पैसा है, तो क्या कर लेंगे कि कुल पैसा में से मेरे पास 10 रुपया है, अब इसमें से ए को कितना दिए है 2 रुपया और ए को कितना दिए है 3 रुपया। अब इन दोनों के पैसा को जोड़ के इसमें से घटा लेंगे तो शेष जो बचा वो तीसरा के लिए हो गया। तो यहाँ पे 10 में से 5 घटेगा तो 5 शेष बच रहा है ना, तो ये किसका है, अब ये तीसरा का है। वही यहाँ पे किया जा रहा है, वही चीज यहाँ पर भी किया जा रहा है कि कुल पैसा में से पत्नी का हिस्सा प्लस पुत्री का हिस्सा दोनों को जोड़ करके घटा दिया जाता है, तो शेष जो बचता है पुत्र का हिस्सा बचता है। चलिए इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने के बाद क्या हो जाएगा, x माइनस, अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 15 हो गया है और 3 से 5 बार में तो 5x माइनस, नहीं सॉरी प्लस होगा क्योंकि ये दोनों को जोड़ना है, और 5 तिया 15 तो 2 तिया 6x, है ना। इसको बंद कीजिए, जगह नहीं है, इधर से देखिएगा। अब क्या कर लेंगे कि x माइनस, ये देखिए 6 5 11 हो जाएगा, तो x माइनस 11 बटा में 15 कर लेंगे, है ना। तो 15x में से 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 15x में से 11x है, ये 6x और 5x को जोड़ लिए हैं तो ये क्या है, x में है ना, तो 11x हो गया, ठीक है। 15x में से 11x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4x बटा 15, है ना। ये किसका हो गया, पुत्र का हिस्सा हो गया। पुत्र के लिए कितना अनुपात आया, 4। पुत्र का हिस्सा कितना है देखिएगा, 4x बटा में 15। अब इसका जो पैसा दिया हुआ है 64,000, है ना, तो 4x बटा 15 बराबर अगर 64,000 है ना। इस भिन्न का मतलब 64,000 है, इस भिन्न के बराबर में 64,000 है, तो x का वैल्यू यहीं से ज्ञात होगा, है ना। इस 4 से चलिए इसको काटिएगा, 4 से काटिएगा तो 16 चौका 64 अर्थात 16,000 बार में 4 से कट गया है ना। x बराबर 16 में 15 से गुना कर लीजिए, 16 गुना, अब x बराबर 16,000 में 15 से गुना कर दीजिएगा, है ना, तो हो जाएगा 240 और 3 जीरो अर्थात 2,40,000। कुल पैसा कितना था, x का वैल्यू जो आ गया वही कुल पैसा होगा और x का वैल्यू आया है 2,40,000। तो राम के पास कुल संपत्ति कितना था, 2,40,000 रुपया था, है ना। 2,40,000 रुपया राम का कुल संपत्ति आ गया है और 2,40,000 का 1/3 भाग पत्नी को दिया है और शेष जो बच गया है देने के बाद उसमें से 3/5 भाग पुत्री को दिया है और बाकी 64,000 पुत्र को दे दिया है ना। चलिए इसको फिर से समझिएगा। राम नाम का एक आदमी है, उसको जो भी पैसा है उसके पास, उसके मृत्यु के पश्चात 3 व्यक्तियों में बांटा जाता है। एक उसके पत्नी को दिया जाता है, कुछ उसके पुत्री को दिया जाता है, कुछ उसके पुत्र को दिया जाता है ना। तो राम के पास एक्चुअली कितना पैसा था पहले जिसमें से ये बंटवारा हो रहा है, यही चीज हमको बताना है। यह चीज पता नहीं है तो प्रश्न में मान लीजिए कि राम का मूल संपत्ति जो है x है ना। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि पत्नी को कितना मिलता है 1/3 भाग, पुत्री को कितना मिलता है 3/5 भाग, और इन दोनों को देने के बाद जितना बच जाता है वो सब पुत्र के लिए हो जाता है ना। और पुत्र को भी दिया हुआ है, इसका भाग में नहीं दिया है, हिस्सा में नहीं दिया, बल्कि कुल अमाउंट दे दिया है कि इसको सीधे सीधे कितना पैसा दिया जाता है, तो 64,000 रुपया इसको दिया जाता है। किसको, पुत्र को दिया जाता है। तो यहाँ से देखिएगा कि राम की मूल संपत्ति x, क्योंकि मूल संपत्ति हमको पता है नहीं, कुल पैसा कितना है हम नहीं जानते हैं, इसीलिए x मान लिए।
तो पत्नी का भाग ज्ञात कीजिएगा। कुल संपत्ति का मतलब गुना कुल संपत्ति का 1/3 भाग किसको, पत्नी को दिया जाता है। तो कुल संपत्ति का 1/3 भाग कीजिएगा तो x/3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि शेष का 3/5 भाग पुत्री को दिया जाता है। तो शेष कितना बच रहा है, शेष कैसे ज्ञात करते हैं, कुल संपत्ति में से जितना पैसा दे दिया गया, जितना पैसा पत्नी को दे दिया गया उसको घटा लेंगे। तो कुल संपत्ति में से 1/3 भाग पैसा जो है पत्नी को दे दिया गया है, तो x में से 1/3 भाग घटाए हैं तो शेष बचा हुआ है कि अभी 2x/3 2x/3 भाग पैसा अभी बचा हुआ है। अब अगला स्टेप में हम देख रहे हैं कि शेष पैसा अर्थात 2x/3 का 3/5 भाग 3/5 भाग किसको, पुत्री को दिया जाता है। तो पुत्री का भाग हो गया है कि 2x/3 गुना 3/5। तो 3 से 3 कटा है 2x/5 2x/5 अब इसका हिस्सा हो गया। पुत्री को कितना पैसा मिला, 2x/5 के बराबर पैसा इसको मिला है। अब शेष जो बचता है वो किसके लिए है, पुत्र के लिए है। तो पुत्र का भाग तो इसमें दिया है नहीं कि 3/5 भाग या 1/3 भाग ऐसे कुछ करके पुत्र के लिए भाग नहीं दिया है। तो जब इन दोनों का भाग दिया हुआ है तो उसका भी हम भाग ज्ञात करेंगे कि उसको कितना भाग कितना हिस्सा पैसा मिला है। इस 64,000 तो एक्चुअली रुपया दे दिया है ना, लेकिन ये 64,000 कितना भाग के बराबर है तो हमको भाग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे कि कुल पैसा में से दोनों को जितना भाग पैसा दिया गया है उसको घटा लेंगे। x/3 प्लस 2x/5 को जोड़ लिए हैं और भिन्न का जोड़ जो होता है उसको बनाने के बाद इसका भाग पता चलता है जो यहाँ लिखे हुए हैं, है ना, कि 5x प्लस 6x 11x हो जाएगा और बटा में 15। तो x माइनस कुल पैसा में से 11x/15, ये देखिए 11x/15 जो है क्या है, इसके मम्मी, इसकी माँ और इसकी बहन का हिस्सा है, ठीक है ना, ये दोनों का हिस्सा है, माँ और बहन का हिस्सा है। तो माँ और बहन का हिस्सा कुल पैसा में से घटा देंगे तो पता किसका चलेगा, पुत्र का हिस्सा, ठीक है ना। तो पुत्र का हिस्सा कितना है, 4x/15। पुत्र का भाग पुत्र का हिस्सा पता चल गया है कि 4x/15 किसका है, पुत्र का है ना। अब 4x/15 बराबर 64,000, क्योंकि कुल पैसा दिया हुआ है, पुत्र को 64,000 रुपया दे दिया जाता है। तो 4x/15 बराबर 64,000 हो जाएगा और 4x से इसको काट लिए हैं तो 16,000 बार में कट गया है और 15 गुना 16,000 करने के बाद 2,40,000 आ गया है, जो कि x का वैल्यू है। और x किसको माना गया था, और x क्या माना गया था कि राम का मूल संपत्ति x है, ऐसा हम माने थे। तो हमको यही बताना था कि राम का मूल संपत्ति कितना है। तो राम का मूल संपत्ति हो गया है x और x बराबर 2,40,000। तो इस तरह से यह प्रश्न बन गया, 2,40,000 राम का कुल संपत्ति आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आता है, अगर आप कुछ सीख पाते हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं कल अगले क्लास में कुछ नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।